तो चलिए शुरुआत करते हैं मिस हामोरबी पार्ट 11 की। अगले दिन चाओरियम, बारियम और चीफ जज तीनों कोर्ट में होते हैं क्योंकि वहां पर एक नया केस आया होता है। इस केस में प्लेंटिफ एक शॉपकीपर होता है जिसने कि एक लड़के पे केस किया होता है। उसे डिफेंड करने के लिए एक पेस्टर कोर्ट में आ रखे होते हैं। चीफ जज प्लेंटिफ से बोल रहे होते हैं कि ये पेस्टर बहुत ही अच्छे इंसान है और तुम इनसे कंपनसेशन मांग रहे हो। प्लेंटिफ कह रहा होता है मुझे पता है कि ये बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन मैं इस लड़के पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि ये हर रात मेरी शॉप में आता है और वहां से तांबे का तार चुरा कर ले जाता है। इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तभी पेस्टर उससे माफी मांग रहे थे और बोल रहे होते हैं कि आइंदा गाउन ऐसा नहीं करेगा, मैं इस पर नजर रखूंगा। प्लेंटिफ बोल रहा होता है कि पहले भी तुमने ऐसा कहा था और ऐसा बहुत बार हो चुका है। तभी चीफ जो उन दोनों को शांत होने के लिए बोलते हैं और वो गाउन से पूछ रहे होते हैं क्या तुम्हारा नाम ही गाउन है? क्या तुम्हें जरा ही बुरा नहीं लगता है पेस्टर के लिए जो कि तुम्हारी टेक केयर करते हैं? गाउन कुछ भी नहीं बोलता। फिर प्लेंटिफ चीफ जज से बोल रहा होता है कि आप इसे देख रहे हैं कि ये आपकी बातों का जवाब भी नहीं दे रहा है। इसकी वजह से जितने भी बिजनेस है हमारे नेबरहुड में वो सारे परेशान हो चुके हैं। उसी टाइम चाओरियम चीफ जज को एक स्टेटमेंट कुछ लिख कर देती है। उसे पढ़ने के बाद चीफ जज बोल रहे होते हैं कि हम मेडिएशन शेड्यूल करेंगे, दोनों पार्टीज आपस में बात करेंगी और एक सॉल्यूशन निकालेंगी। ये कहकर कोर्ट को एडजर्न कर दिया जाता है। इसके बाद वो अपने अपने कैर में चले जाते हैं। तो फिर चारियम बारियम को गाउन के बारे में हर चीज बता रही होती है। बारियम कह रहा होता है कि हमें गाउन पे सख्ती से पेश आना होगा तभी वो सुधरेगा। चारियम बोल रही होती है कि अभी वो एक बच्चा है तो फिर हमें उसे ध्यान से देखना होगा, शायद कोई ना कोई रीजन हो इसी वजह से वो ऐसा करता हो और मैं उसके बारे में पता लगा के रहूंगी। अगले दिन दोनों पार्टीज को मीटिंग रूम में बुलाया जाता है। तो फिर वहां पर गाउन भी मौजूद होता है और वो अपने फोन में गेम खेल रहा होता है। ये सब देखकर कोर्ट क्लर्क सासंग को गुस्सा आता है और वो गाउन को डांटने लग जाते हैं। चारियम सासंग को शांत कराती है। फिर प्लेंटिफ चारियम को बता रहा होता है कि ऐसे तीनों लड़के हैं जो कि इसकी तरह बुरे हैं, वो भी ऐसे ही बात नहीं मानते हैं। तभी पेस्टर बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तीनों डिलीवरीज करते हैं और अपने स्कूल में पढ़ते हैं। प्लेंटिफ गुस्से में पेस्टर से बोल रहा होता है कि आपको पता है कि इन बच्चों की वजह से लोग आपके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। इसके बाद चारियम गाउन से बोल रही होती है कि तुम्हें प्लेंटिफ से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन गाउन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। प्लेंटिफ बोल रहा होता है कि मैंने केस इस वजह से नहीं किया कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं यही चाहता हूँ कि ये बच्चे हमारे नेबरहुड में ना रहे या फिर पेस्टर ना रहे और ये डिसीजन खुद पेस्टर को करना होगा। पेस्टर कह रहे होते हैं कि ये कहाँ पर जाएगा। तो फिर प्लेंटिफ बोलता है कि तुम इसे जेल में भेज दो। तभी कोर्ट क्लर्क सासंग देखते हैं कि दोबारा गाउन अपने फोन में गेम खेलने लग जाता है। कुछ देर बाद चारुम सबको बाहर भेजती है सिवाय पेस्टर के। फिर वो उनसे बात कर रही होती है। पेस्टर कह रहे होते हैं मुझे पता है कि आपको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन गाउन बहुत ही अच्छा लड़का है और वो काफी स्मार्ट भी है। गाउन का IQ स्कोर 140 प्लस था, लेकिन अब शायद वो 100 है। चारिम पूछ रही होती है कि ऐसा क्यों हुआ। फिर पेस्टर बता रहे होते हैं क्योंकि वो ग्लू को सूंघता है। ग्लू सबसे चीपेस्ट ड्रग है जो कि हमारे ब्रेन को डैमेज करता है और साथ ही में ऑप्टिक नर्व को। अगर तुम लगातार इसका डोज लेते रहो तो फिर तुम बोल भी नहीं पाओगे। और भी ऐसे बच्चे हैं जो कि इसका डोसेज ले रहे हैं। चारिम पूछने लग जाती है कि वो बच्चे मुझे कहाँ पर मिलेंगे जो कि ग्लू को इनहेल कर रहे हैं। पेस्टर उसे बता देते हैं। फिर रात को चारिम एक लेडी के साथ उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो तीनों लड़के होते हैं। उन 3 लड़कों में गाउन भी शामिल होता है। फिर उन तीनों को जगह पर लेकर जाती है और वहां पर खाना खिला रही होती है। चारिम उनमें से एक लड़के से पूछ रही होती है कि तुम्हें ग्लू कहाँ से मिलती है। तो फिर लड़का वो बता रहा होता है कि हमें ग्लू पास ही के हार्डवेयर स्टोर से मिल जाती है। अगले दिन चारिम ऑफिस में होती है और वहां पर बारिम को रात के बारे में बता रही होती है। तो फिर बारिम पूछ रहा होता है कि तुम कल रात को कहाँ पर गई थी। चारिम कह रही होती है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है ग्लू जो कि बहुत ही आसानी और सस्ते रेट में मिल जाती है। बारिम कह रहा होता है कि अगर वो इतनी सस्ती है तो फिर वो लोग चुराते क्यों हैं? शायद कोई और पर्सन हो जो कि उन्हें चुराने के लिए बोलता हो और वो अपने साथ ले जाता हो ग्लू। तभी चारिम को सोचने लग जाती है। फिर बारिम बोल रहा होता है कि तुम्हें कहाँ पर चलना है, मैं तुम्हें रोक तो सकता नहीं हूँ। फिर इसके बाद दोनों रात को चर्च में जाते हैं पेस्टर से मिलने के लिए और वहां पर उनके साथ में 3 और छोटे बच्चे भी होते हैं। वो उन सबके लिए पिज्जा और बर्गर लाए होते हैं। तो फिर जब वो खा रहे होते हैं चारिम उनसे पूछ रही होती है कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, क्या तुम जज बनना चाहते हो? तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो हमसे, हम उनका जवाब देंगे तुम्हें। फिर एक एक करके वो तीनों छोटी लड़कियां क्वेश्चन पूछती हैं और वो सारे क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं उनकी लाइफ से, जो कि काफ़ी दुख भरी होती है। दोनों कुछ भी जवाब नहीं दे पाते हैं। कुछ देर बाद बारिम उन तीनों बच्चों को अपने साथ लेकर जाता है और उन्हें मैजिक ट्रिक सिखा रहा होता है। बच्चे काफी खुश हो गए होते हैं और बारिम के साथ घुल मिल गए होते हैं और इधर चारियम पेस्टर से बात कर रही होती है। तभी वहां पर एक और छोटी बच्ची आती है और वो बारिम को पकड़ लेती है। उस बच्ची को देखकर पेस्टर बोल रहे होते हैं कि शायद इस बच्ची को अपने फादर याद आ गए होंगे। वो एक शराबी थे और वो हमेशा इस बच्ची को पीटा करते थे, लेकिन अभी भी ये बच्ची अपनी फादर को मिस करती है। उसी टाइम वहां पर गाउन अपने फ्रेंड के साथ पहुंच जाता है।
फिर चार्यम उन तीनों को देखती है और अपने साथ बाहर लेकर जाती है बात करने के लिए। थोड़ी देर बात करने के बाद वो फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर साथ में डिनर कर रहे होते हैं। चार्यम एक लड़के से पूछ रही होती है कि गाउन अपने घर से भाग कर आया है यहाँ पर। फिर वो लड़का बता रहा होता है कि जब गाउन छोटा था तो फिर उसे गेम खेलना बहुत पसंद था, इसी वजह से उसकी मॉम एक दिन उसे गेम खिलाने के लिए ले गई और उसे वहीं पर छोड़कर चली गई। चार्यम सुनकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो वहां से चली जाती है डिनर करने के बाद। बारियम और चार्यम साथ में घर जा रहे होते हैं, तभी चार्यम रुकती है और बोल रही होती है क्या तुम दोबारा से वैसा फेस बना सकते हो जैसा कि तुमने बच्चों के सामने बनाया था। बारियम दोबारा से वैसा फेस बनाता है और मुस्कुराने लग जाता है और जो चार्यम होती है उसे घूरकर देख रही होती है। अगले दिन बारियम अपने कैर में बैठा होता है और चार्यम उसकी ओर घूरकर देख रही होती है। फिर ब्रेक के दौरान चार्यम बारियम को खड़ा करती है और उसे सैच बना देती है जिसमें कि लिखा होता है लेट्स प्रोटेक्ट अवर चिल्ड्रन। बारियम पूछ रहा होता है कि अब तुम क्या करना चाहती हो, तो फिर चार्यम बोल रही होती है कि हमें बाहर जाना होगा, ये पैम्फलेट बांटने होंगे। फिर वो बाहर जाते हैं एक एक करके हार्डवेयर शॉप में और वहां पर जो भी बच्चा ग्लू खरीदने के लिए आ रहा होता है उसे मना कर दे रहे होते हैं। लेकिन कुछ लेडीज शॉपकीपर जो होती हैं वो चार्यम की बात नहीं मान रही होती। जैसे ही बारियम उनके सामने आता है वो उनकी बात मान जाती है। फिर वो दोनों शॉप के बाहर जाते हैं तो फिर चार्यम पूछ रहा होता है हमें ये करने की क्या जरूरत है। चार्यम कह रही होती है जरूरत है, वैसे भी तुम्हें पता है कि कोर्ट ही सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है और हमें ये काम जल्दी निपटाना चाहिए क्योंकि हमारा ब्रेक खत्म होने वाला है। अगले दिन चार्यम और बारियम का सोशल मीडिया पे ये आर्टिकल वायरल हो रहा होता है। ये सब देखकर चीफ जज उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और बोल रहे होते हैं चार्यम से क्या अभी तक तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अडेप्ट नहीं हो पाई हो। तभी चार्यम चिल्लाकर बोलती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन और कितनी बुरी हो सकती है। चार्यम के चिल्लाने की वजह से बारियम और चीफ जज दोनों डर जाते हैं। चार्यम चीफ जज से बोल रही होती है कि अब मैं और नहीं सह सकती हूँ ये सारे जुल्म। फिर चीफ जज प्यार से चार्यम से बोल रहे होते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें गुस्सा नहीं होना है। फिर वो बारियम से चिल्लाकर बोल रहे होते हैं कि तुम राइट सीट दे दो, तो फिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। बारियम कह रहा होता है कि मैंने इससे प्रॉमिस किया था कि जो भी ये मिस्टेक करेगी मैं इसकी हेल्प करूंगा। ये सुनते ही चीफ जज मुस्कुराने लग जाते हैं। ये आर्टिकल चीफ प्रिसाइडिंग जज ने भी पढ़ लिया होता है, इसी वजह से वो भी चार्यम और बारियम को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और वहां पर उनसे बात कर रहे होते हैं। बारियम चीफ प्रिसाइडिंग जज से बोल रहा होता है कि आपने हमसे कहा था कि हमें कोर्ट की इमेज को सुधारना है और ये अच्छा मौका है इमेज सुधारने का। इस वजह से हम पब्लिक का जो ट्रस्ट है उसे गेन कर पाएंगे दोबारा, तो फिर हमें और भी लोगों की हेल्प चाहिए होगी। फिर चीफ प्रिसाइडिंग जज हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें कि टॉक्सिक केमिकल कंट्रोल एक्ट की एक टीम आती है और वो चार्यम और बारियम से बात कर रहे होते हैं इस बारे में। उनमें से एक पर्सन बोल रहा होता है कि अगर हम हर पर्सन को लीगल पनिशमेंट देने लग जाएं तो फिर ये फंडामेंटल सॉल्यूशन नहीं है, हमें कुछ और करना होगा जिससे कि बच्चे इसका यूज़ करना बंद कर दें। वैसे कई सारे एक्ट पहले ही बन चुके हैं लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगेगा इसे इम्प्लीमेंट करने में। फिर जो टीम मेंबर होते हैं उनमें से एक मेंबर बोल रहा होता है कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं लेकिन हम उन बच्चों की हेल्प नहीं कर सकते जो कि पहले से एडिक्शन का शिकार हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर गाउन को ले सकते हो, मैं उसे पहले ही बहुत चांसेस दे चुका हूँ। चलो पहले वो ग्लू को सूंघता था लेकिन अब तो वो चीज़ें भी चुराने लग गया है और ऐसे ही धीरे धीरे एडिक्शन स्ट्रॉन्गर होती है और आगे जाकर वो बड़े क्राइम में बदल जाती है। फिर चार्यम बोल रही होती है कि आप इसकी चिंता मत करो, मैं उसे हैंडल कर लूंगी। रात को गाउन कुछ आदमियों से मिल रहा होता है और उन्हें कुछ सामान बेच रहा होता है लेकिन पहली बार में वो आदमी सामान लेने से मना कर देते हैं, इस वजह से गाउन वो लेकर जा रहा होता है। तभी उनमें से एक आदमी गाउन को रोकता और सामान खरीद लेता है। फिर उससे बोल रहा होता है कि अगली बार तुम कॉपर वायर लेकर आना क्योंकि वो महंगी है। जो तीनों छोटी बच्चियां चर्च में रहती हैं वो एक शॉप में होती हैं और वहां पर कुछ नूडल्स खरीद रही होती हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते। तभी वहां पर गाउन आता है और वो उनकी पेमेंट करता है। नूडल्स खाने के बाद फिर वो चारों साथ में घर जा रहे होते हैं। अगली सुबह चारुम के पास पेस्टर का कॉल आता है और वो उनसे मिलने के लिए जाती है। पेस्टर चारुम से बोल रहे होते हैं कि कल रात को गाउन वापस आ गया था बच्चों के साथ लेकिन उसके बाद वो वापस चला गया था। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है और जो प्लेंटिफ था उसकी शॉप से कुछ सामान चोरी हो गया है और पहले भी उसने ऐसा किया जब वो कुछ सामान चोरी करता था तो फिर वो गायब हो जाता था। लेकिन आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि उसे प्रोबेशन ऑफिस में जाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसे जुवेनाइल हॉल में जाना होगा। इसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं और गाउन को ढूंढ रहे होते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें गाउन नहीं मिलता। तभी चारम को याद आता है गेम के बारे में। फिर वो एक पास के आर्केड में जाती है और वहां पर गाउन को ढूंढ रही होती है। तभी उसे गाउन मिल जाता है। जैसे ही गाउन चारम को देखता है वो उसे देखकर रोने लग जाता है और उसे मॉम बोल रहा होता है। फिर गाउन को प्रोबेशन ऑफिस में ले जाता है और उसके बाद चारम उसे अपने साथ लेकर जाती है। वो दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं और गाउन उसे मैजिक ट्रिक दिखा रहा होता है। फिर वो उसे चर्च में छोड़ती है और प्रोबेशन ऑफिसर से बात कर रही होती है ताकि वो गाउन को एक और चांस दे सके और प्रोबेशन ऑफिसर उसकी बात मान जाता है। अगले दिन चारम अपने ऑफिस में होती है और वो दोबारा बारम की ओर घूरकर देख रही होती है। फिर बारम पूछ रहा होता है कि अब की बार कहाँ पर जाना है। फिर वो दोबारा ब्रेक के दौरान पेस्टर और कुछ लोगों के साथ एक फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ पर ग्लू को बनाया जाता है। वहाँ पर पहुंचकर जो मैन्युफैक्चरर होता है चारम उसे रिक्वेस्ट करी होती है कि प्लीज आप जो भी ग्लू का बनाने का इंग्रेडिएंट उसे चेंज कर दो। वो आदमी मना करता है और बोल रहा होता है कि इसमें काफी ज्यादा खर्चा होगा।
तभी बारम गाउन की फोटो निकालती है और उसे दिखाकर बोल रही होती है कि ये भी आपके बेटे की तरह है। इसका IQ 140 प्लस था लेकिन अब 100 रह गया है सिर्फ ग्लू की वजह से। ऐसे ही कई और भी बच्चे हैं। गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी सारे एक्ट बना रही है लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर आप हमारी हेल्प करेंगे कम से कम इस एरिया के बच्चे तो सुधर जाएंगे। तो फिर सिर्फ हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस एरिया में ग्लू को सप्लाई करना बंद कर दें। मैन्युफैक्चरर उनकी बात मान जाता है। इधर डोयुन के डेस्क पर बोवांग आता है और वहां पर एक बुक रखकर चला जाता है जिसके अंदर एक लेटर होता है। थोड़ी देर बाद डोयुन वहां पर पहुंचती है और वो बुक ओपन करती है। उसमें एक लेटर मिलता है। जब वो लेटर ओपन करके पढ़ रही होती है तो फिर उसके अंदर एक पोएम लिखी हुई होती है। रात को बोवांग कोर्ट के बाहर खड़ा होता है तभी वहां पर डोयुन पहुंच जाती है और उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि जो पोएम तुमने लिखी है वो यी शांग ने लिखी है। वो पोएम लिखने के बाद क्या तुम्हें फील हो रहा है कि हम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। अब बोवांग हाँ कहता है, फिर माफी मांगकर बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, इस वजह से मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। ये कहने के बाद वो अपने हाथ से एक हार्ट बनाता है और ये सब देखकर डोइन मुस्कुराने लग जाती है। डोइन कह रही होती है कि वो राइटिंग प्रोफेसर है जिससे कि तुम ऑब्सेस्ड थे मेरी फोटो में। ये कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। बोवांग बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी उसके पास बारम को कॉल आता है और वो उसे एक कैरियोके रूम में बुलाता है। उस कैरियोके रूम में गाउन और उसके फ्रेंड और साथ ही में पेस्टर और वो सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। बोवांग वहां पर पहुंच जाता है और वो सबके लिए सॉन्ग गा रहा होता है। उसके बाद बारम सॉन्ग गाता है और फिर गाउन की बारी आती है। ऐसे ही करके वो सारे बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद चारों भी अपने घर की ओर निकल पड़ती है। तो फिर सबसे पहले वो अपने आंट की शॉप पर जाती है और वहां पर टी पी रही होती है। तभी वहां पर योंगजुन पहुंच जाता है और वो चारों से बात कर रहा होता है उन सारे बच्चों के बारे में। योंगजुन बोल रहा होता है कि वो सारे बच्चे प्लेन पे नहीं बैठे, क्यों ना हम उन्हें प्लेन पे बैठाएं। वैसे ही मेरी कंपनी एक एयरलाइन ओन करती है तो फिर तुम्हें खर्चे की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी एक वेलफेयर फाउंडेशन है जो कि गरीब बच्चों को सपोर्ट करती है। इसी वजह से हम सारे बच्चों को कम्बोडिया लेकर जाएंगे और वहां पर वो बाकी सारे बच्चों के साथ मजे करेंगे। अगले दिन चारिम ऑफिस में बारम को बता रही होती है कि वो सारे बच्चों को कम्बोडिया लेकर जा रही है। फिर बारम पूछ रहा होता है कि खर्चा कौन उठा रहा है इस सब का। चारिम बता रही होती है कि इन सब का खर्चा योंगजुन उठा रहा है। ये सुनकर बारम थोड़ा सैड हो जाता है और पूछ रहा होता है कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा। फिर चारिम बोल रही होती है कि बच्चों को ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आऊंगी। अगली सुबह बारम कोर्ट पहुंचता है और वो देखता है कि वहां पर चारिम नहीं होती। चारिम एयरपोर्ट पे होती है पेस्टर उन सारे बच्चों के साथ। वहां पर कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज भी आई होती हैं और वो भी सेम फ्लाइट में सफर करने जा रही होती हैं। तभी वहां पर योंगजुन पहुंच जाता है और वो चारिम से बोल रहा होता है कि मैं भी तुम सबके साथ चल रहा हूँ। फिर वो सारे फ्लाइट के अंदर जाते हैं। तो फिर वहां पर पहुंचने के बाद चारिम पूछ रही होती है कि फर्स्ट क्लास सीट्स कहाँ पर हैं यहाँ। योंगजुन कह रहा होता है कि हम सिर्फ कंसल्टेशन शो कर रहे हैं, अगर लोग उसके लिए मेहनत करेंगे तो फिर वो बिजनेस क्लास की भी टिकट खरीद पाएंगे एक दिन। सोसाइटी में सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो कि बिजनेस क्लास में बैठ पाते हैं। फिर वहां पर एक एयर होस्टेस आती है जो कि उन सबको प्लेन के बारे में बता रही होती है, लेकिन उनमें से 2 पर्सन एयर होस्टेस को परेशान करने लग जाते हैं। कुछ ही देर बाद फ्लाइट टेक ऑफ करती है। फिर इसके बाद उन सबके लिए खाना आ रहा होता है लेकिन एक पैसेंजर खाना खाने से मना कर देता है और वो एयर होस्टेस को डांटने लग जाता है। तभी प्लेन का एक पायलट बाहर आता है और वो उस पैसेंजर को अपना खाना दे देता है। तो फिर पैसेंजर बोल रही होती है कि मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगी। योंगजुन चारियम से बोल रहा होता है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी एक बहुत ही डरावनी चीज है। जितने भी कोरियंस लोग हैं उन्हें लगता है कि कॉमनर सारे अच्छे लोग होते हैं और जो अमीर होते हैं वो सारे साइकोटिक मॉन्स्टर होते हैं। ये कितना फनी है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब, वो सारे ज्यादातर सेल्फिश लूजर्स होते हैं। इस वजह से मैं तुम्हें एक ही बात बोलूंगा कि पावर एक बहुत ही अच्छी चीज है। अचानक से फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम आती है, इसी वजह से फ्लाइट को दोबारा उसी एयरपोर्ट पर उतरना पड़ जाता है जहाँ से वो टेक ऑफ हुआ होता है। फ्लाइट से उतरने के बाद जितने ही पैसेंजर होते हैं वो सारे एयर होस्टेस के पास जाकर उससे बोल रहे होते हैं कि हमें 10 मिनट के अंदर अगली फ्लाइट रेडी चाहिए, अगर ज़्यादा देर हुई तो फिर हम आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगे। एयर होस्टेस कुछ भी नहीं बोल पा रही होती, इस वजह से वो सारे लोग उस पर चढ़ रहे होते हैं। इसके बाद कुछ और एयर होस्टेस वहां पर आते हैं, उन लोगों को शांत कराते हैं। फिर वो एक एक करके उन सबको खाना बांट रही होती है। थोड़ी देर बाद 2 आदमी एक पायलट के पास जाते हैं, उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या फैसला किया है फ्लाइट वालों ने, कि वो एक पर्सन को कितना कंपनसेशन दे सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं इस सिचुएशन को हैंडल करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ये सब योंगजुन और चारुम देख रहे होते हैं। तो फिर योंगजुन कह रहा होता है कि कोरिया वाकई में होपलेस कंट्री है। एज अ कंपनी ओनर मेरा ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कोरियन कस्टमर है अगर मैनर की बात करें तो फिर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में काफ़ी लो हैं। तभी चारिम बोल रही होती है, क्या तुम्हें पता है कि कोरिया में अक्सर लोग जो सीईओ होते हैं उन्हें कंपनी का ओनर बोला जाता है। वैसे ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि तुम्हारी फैमिली सिर्फ 5% से कम शेयर ओन करती है उस कंपनी के। भले तुम्हारी कंपनी ये एयरलाइन ओन करती है लेकिन सिर्फ उसमें कुछ परसेंट तुम्हारा हक है। जितने भी ये सारे छोटे छोटे लोग हैं उन्हीं की वजह से तुम्हारी कंपनी चलती है। यहाँ तक कि जो सैलरी मुझे मिलती है वो भी इन लोगों की वजह से मिलती है जिन्हें कि तुम चीप कस्टमर बोल रहे हो। ये कहने के बाद वो पेस्टर की फैमिली के पास जाते हैं, उनके साथ में खाना खा रही होती है। उसी दिन शाम को चारिम ऑफिस पहुंच जाती है और बारिम को सरप्राइज दे देती है।
चारुम कह रही होती है कि जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ। तो फिर बारम पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। चारुम कह रही होती है कि कोई चाहता था कि मैं यहाँ पर रुक जाऊँ, वो कौन था। बारम कह रहा होता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो और तुम्हारी फ्लाइट का क्या हुआ। चारुम बता रही होती है कि पहली फ्लाइट रद्द हो गई थी, इस वजह से वो सारे लोग दूसरी फ्लाइट में चले गए और मैं वापस आ गई यहाँ पर। ये सुनकर बारम मुस्कुरा रहा होता है। फिर बारम बोल रही होती है मुझे लगता है कि तुम काफ़ी खुश हो रहे हो। बारम मना करता है और कह रहा होता है कि तुम ये चॉकलेट डोइन को दे दो क्योंकि मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है। अचानक से चारियम उसके करीब जाती है, बोल रही होती है कि तुम्हें एक बार ट्राई करनी चाहिए, बहुत ही अच्छी चॉकलेट है। बारम कुछ भी नहीं बोलता। फिर इसके कुछ देर बाद दोनों साथ में बस में जा रहे होते हैं घर की ओर। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये पार्ट।